स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वंडरफुल चैनल फिजिक्स मिस मेरा दिमाग का मेंटर और टीचर क्लास 10th आईसीएससी के लिए सेकंड चैप्टर लेकर आ गया हूं। फर्स्ट चैप्टर मैंने करवा दिया है, दैट इज फोर्स। फोर्थ चैप्टर मैंने आपको करवा रखा है। यहां पर मैं सेकंड चैप्टर आईसीएससी क्लास 10th की करवाने जा रहा हूं। पूरी वीडियोस को अच्छे से देखेंगे, एक या दो पार्ट में मैं इस चैप्टर को पूरा खत्म कर दूंगा। अगर आप क्लास 10th में हैं, क्लास 9th में हैं, क्लास 11th में आईसीएससी या सीबीएसई से पढ़ाई कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत सारे इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिल रहे हैं और लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां जाकर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके जो भी डाउट्स हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, आप वहां डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। तो देर नहीं करते, आप की पढ़ाई भी शुरू हो चुकी होगी। आप लोग पढ़ाई अपनी अपनी शुरू कर चुके होंगे, कई लोगों ने अभी शुरू नहीं किया होगा, तो आप शुरू करने वाले होंगे। तो आप जो कुछ भी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझ समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्लास 10th आईसीएससी के सेकंड चैप्टर में यहाँ पे करवाने जा रहा हूं, दैट इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। आज का जो टॉपिक होगा वो पूरा वर्क पे होने वाला है। कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस होंगे, जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो बने रहें पूरी वीडियो में और कोशिश करेंगे, हमारा जो मोटिव होगा वो समझने का होगा, सिर्फ पढ़ने का नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारे पास है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ वर्क। क्लास लोअर क्लास से 5th 6th 7th से आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे वर्क क्या है। वर्क इज सिंपली दैट यू डू बाय अप्लाइंग फोर्स। सिंपल, अगर आप दिन भर काम कर रहे हो, दिन भर पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या वो वर्क डन है? नहीं। तो वर्क डन कहते किसे हैं? तो वर्क डन का सिंपल सा मतलब है दैट इफ यू अप्लाई अ फोर्स, यू नो व्हाट द फोर्स इज, वी हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर इन चैप्टर नंबर फर्स्ट। पहले यूनिट में हमने कर रखा है फर्स्ट चैप्टर में फोर्स क्या है। तो फोर्स अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हो, लेट्स सपोज यू हैव गॉट एन ऑब्जेक्ट हियर, जस्ट वेट अ सेकंड। चलिए, आपके पास यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर आपने क्या लगाया? एक फोर्स लगाया है। आपने एक फोर्स लगाया है। अब इस फोर्स को लगाने के बाद क्या हो रहा है? क्या ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अपनी जगह से? क्या इस पोजीशन से वो ऑब्जेक्ट इस पोजीशन तक पहुंच रहा है, ए से बी तक जा रहा है? अगर डिस्प्लेस हो जाता है तभी हम कहेंगे ये फोर्स है, वर्क डन है। अदरवाइज आप बहुत फोर्स लगा रहे हो यार, बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, पर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वर्क डन नहीं होगा। या फिर फोर्स ही नहीं लगा रहे हो तो फिर वर्क डन नहीं है। हम डिस्कस करेंगे कब वर्क डन जीरो होगा। अभी के लिए आप क्या समझ रहे हो? व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ वर्क? वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड। समझने वाली बात है कि जब आप फोर्स लगा रहे हो, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, तभी आप वर्क डन कहोगे। आप दीवार पर धक्का लगाते हो, दीवार मूव नहीं कर रहा है, वर्क डन नहीं हुआ। आप दिन भर पढ़ रहे हो, काम कर रहे हो, क्या वर्क डन है? नहीं, वो वर्क डन नहीं है। तो वर्क डन सिंपली से जो आप डिफाइन करोगे, कैसे डिफाइन करोगे? वर्क इज सेड टू बी डन, बहुत सिंपल है। वर्क is said to be done, okay, said to be done, तभी आप बोलते हो वर्क डन हुआ है when force is applied and the object moves or the object is displaced. When force is applied, okay, and object is displaced. आप साथ साथ नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट बना सकते हो। ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड। आई होप आई एम क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन है, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक है, आपने यहां पर कुछ फोर्स लगाया इसके ऊपर, एंड फ्रॉम दिस पोजीशन ए टू दिस पोजीशन पी, इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, यहां से यहां ऑब्जेक्ट का कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाता है बच्चा, तभी हम कहते हैं कुछ वर्क डन हुआ है, वर्क डन आपने कुछ किया है। क्लियर है यहाँ पे? सो वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड। एक जगह से दूसरी जगह पे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। यहां तक वर्क का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। लेकिन इसे एक्सप्रेस कैसे करना है, क्या इसके यूनिट होंगे, क्या फॉर्मूला होगा, वो सब समझते हैं। तो आप यूनिट्स ऑफ वर्क डन पढ़ने से पहले आई सपोज कि आपको एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन समझना चाहिए। अच्छा, नॉर्मली जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? नॉर्मली जो आप वर्क डन का फॉर्मूला देखोगे, क्या करोगे कि वर्क डन क्या होता है? जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो, जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मल्टीप्लीकेशन, यही होता है ना। आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहोगे, द वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड। इसका मतलब ये जो वर्क डन पढ़ रहे हो, ये क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लीकेशन है। ये पढ़ते हैं हम लोग, ये आपने देखा है, F इंटू एस, F डॉट एस, यानी कि F फोर्स, यहां पर F फॉर फोर्स, S फॉर डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास वर्क डन आ जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला कहां वैलिड है, ये एक्सप्रेशन कहां वैलिड है, वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कैसे आ रहा है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना समझ लो कि फोर्स जो अप्लाई कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट जो होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन ही वर्क डन कहलाएगा, एंड वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड एंड ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड। यही आपके पास एक्सप्रेशन है। अब यूनिट की बात करते हैं।
वर्क डन की यूनिट क्या होगी? अगर आपने देखा हो, अभी हमने बात किया है कि वर्क डन जो होता है ना, व्हाट इज वर्क डन? वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ये देखा है हमने कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ही मल्टीप्लीकेशन तो वर्क डन होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं, लेट्स सपोज कि यहां से आप ना इसकी यूनिट निकालो, तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है? वर्क डन का सिंबॉलिकली हम W कहते हैं। और फोर्स की यूनिट क्या होगी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? SI यूनिट ऑफ फोर्स, दैट इज न्यूटन, ठीक है। एंड अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? दैट इज मीटर। तो जो यूनिट हमारे पास आ रहा है दैट इज न्यूटन मीटर। क्या यूनिट है? हाँ बिल्कुल ये यूनिट है। लेकिन जब SI यूनिट की बात करते हैं ना, जब हम SI यूनिट ऑफ फोर्स की बात, वर्क डन की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये न्यूटन मीटर को ही हम लिखते हैं जूल। व्हाट डू वी राइट इट डाउन? वी राइट इट डाउन एज जूल रिप्रेजेंटेड एज J। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर मैं ये कहूं कि 1 जूल, अगर मैं ये कहता हूं कि 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल होता है, तो कोई गलत है क्या? इसमें कोई गलती है क्या? नहीं। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, इसमें कोई भी गलती नहीं है। ये तो थी SI यूनिट। अगर मैं आपसे यही चीज कहता हूं कि इफ यू हैव टू कैलकुलेट इट इन द SI फॉर्मेट, अगर आप इसे SI यूनिट में निकालोगे तो कैसे निकालोगे? CGS सिस्टम में CGS यूनिट क्या होगी? CGS समझ रहे हो ना? सेंटीमीटर में, ग्राम में और सेकंड की यूनिट में, ठीक है। अब इसी चीज को देखते हैं। ये हमारे पास क्या था? न्यूटन मीटर। यानी कि जो न्यूटन मीटर है ना, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, इससे आप क्या लिख सकते हो पता है? वी कैन राइट इट डाउन, वी नो बेसिकली। अगर फोर्स आपने पढ़ा हो अच्छे से तो मैंने उसे बताया था कि 1 न्यूटन को अगर आप CGS सिस्टम में लिखते हो दैट इज डाइन, और कितना होता है? 10 टू द पावर 5 डाइन। यानी कि 1 न्यूटन की वैल्यू होती है 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 मीटर की वैल्यू क्या होगी सेंटीमीटर में? 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आ गया? अगर आप इसे एक साथ लिखोगे तो क्या लिखोगे आप? 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? 1 न्यूटन मीटर को ही तो 1 जूल कहते हैं ना। इसका मतलब यह हुआ कि 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर है, इसे ही हम 1 जूल भी कहेंगे, इसे ही 1 जूल कहेंगे। और ये जो पार्ट है आपके पास 1 डाइन सेंटीमीटर, इसे एक अलग नाम से भी हम जानते हैं, दैट इज ERG। क्या बोलते हैं? डाइन सेंटीमीटर को हम ERG कहते हैं। यानी कि 1 जूल ERG, तो 10 टू द पावर 7 ERG भी आप कह सकते हो 1 जूल बराबर। क्लियर? ये समझ में आ गई बात है? क्या हुआ? सिंपल सा ये डेरिवेशन क्या था? यूनिट था हमारे पास जो आपको समझ में आ गया होगा। 1 न्यूटन मीटर को ही मैं कहूंगा 10 टू द पावर 5 डाइन 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर में कर दिया CGS में। देन 10 टू द पावर 7 जो डाइन सेंटीमीटर आया है, इसी डाइन सेंटीमीटर को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट ERG। इसी डाइन सेंटीमीटर को हम ERG कहते हैं, इसी को हम ERG कहते हैं। आई होप इट्स क्लियर है यहां तक? तो ये आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। क्लियर? आगे बढ़े। अगर नोट करना चाहते हैं आप नोट कर लेंगे। बहुत सिंपल सा यहाँ हमारे पास यूनिट है। यूनिट क्या है ऐसा यूनिट में? जूल, या फिर आप न्यूटन मीटर लिखते हो, जूल लिखते हैं। CGS में हमारे पास आता है 10 टू द पावर 7 ERG और डाइन सेंटीमीटर। आप डाइन सेंटीमीटर लिख दोगे दैट विल बी एनफ। अगर आपको ERG में पूछा है तो आप 10 टू द पावर 7 ERG ही लिखना। क्लियर यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। देखो एक्सप्रेशन एक तो हमने बता दिया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है F इंटू S, लेकिन क्या हमेशा फोर्स डिस्प्लेसमेंट की कहां से होगा, कैसे होगा, वो सब समझते हैं पहले। अगर आप फोर्स, मेरी बात समझना, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास है, आप ये फोर्स लगा रहे हो और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो रहा है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का, तो आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज वर्क डन। ये कहां से आ रहा है? ये कहां से आ रहा है? इसकी क्या वैलिडिटी है? कहां से आ रहा होगा ये, है ना? इसको समझते हैं पहले एक चीज से। एक्चुअली जब हम फोर्स की बात कर रहे हैं ना और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, हमेशा उसमें एंगल भी हम इंक्लूड करते हैं। मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किसी पर्टिकुलर एंगल पे तो होंगे ना। क्यों होते हैं? आप थोड़ा सा हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको वेक्टर के बारे में समझ में आएगा, क्योंकि फोर्स भी हमारा वेक्टर है, फोर्स भी हमारा वेक्टर है ना? तो जब फोर्स डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट होता है,
प्रोडक्ट होता है डॉट प्रोडक्ट, क्या कहते हैं इसे, डॉट प्रोडक्ट, ये बात समझना, ये डॉट प्रोडक्ट, ये क्या है, वेक्टर, वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है। तो जब डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर होता है ना, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये स्केलर कहलाता है, ये स्केलर हो जाता है, और वहां पर एक एंगल भी आपको आ जाती है, दैट इज एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, क्या लिखते हैं, एफ एस कॉस थीटा। तो एक्सप्रेशन की जब बात करोगे तो डब्ल्यू की जो फॉर्मूला आएगा हमारे पास डब्ल्यू का, दैट इज एफ एस, साथ में आप कॉस थीटा इंक्लूड करना। अब ये कॉस थीटा किसके लिए, कहां से आ रहा है, ये कॉस थीटा कहां से आ रहा है, ये फोर्स के साथ भी कॉस थीटा हो सकता है और ये डिस्प्लेसमेंट के साथ भी कॉस थीटा हो सकता है। एंगल किस कहां से आप ले रहे हैं, किसके अलॉन्ग ले रहे हैं, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आपने फोर्स लगाया है, लेट्स सपोज आपने फोर्स लगाया, ये आपका फोर्स है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट किसी एंगल पे हो रहा है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। मेरी बात समझना, अगर फोर्स आप लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, खींच रहे हो ना ऐसे किसी एंगल पे, या फिर आप इस तरह से समझ लो कि आप यूं फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये एक एंगल तो बन रहा है ना, एक एंगल तो बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, वो सब रहने देते हैं। अगर इसका रिजल्टेंट आप लेके चलोगे, आप इसका रिजल्टेंट लेके चलोगे कि एफ एस के बीच में एंगल थीटा है, तो एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली हमारे पास एफ एस कॉस थीटा जाता है। लेकिन ये किसके लिए आता है, मेरी बात समझना, हम इसका इस वेक्टर, थोड़ा सा आपको वेक्टर वगैरह जानना पड़ेगा हायर क्लासेस में, अभी इतना समझ लीजिए, जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट, ये हमारे पास एफ कॉस थीटा आ जाएगा, एफ कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, ये एफ कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये एफ कॉस थीटा इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में, इसलिए इन दोनों को हम लेकर क्या लिखते हैं, एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी भी आप शायद आपको समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि अभी आपने वेक्टर वगैरह रिजोल्यूशन वगैरह नहीं पढ़ा है, तो मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा। अभी आपके लिए सिर्फ इतना मैं बताना चाहता हूं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच अगर कोई एंगल है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कोई एंगल आपको बन रहा है, एंगल थीटा, तो आप सिर्फ ये वाले रिलेशन को याद कर लो, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। क्या लिखेंगे हम इसे, एफ एस कॉस थीटा, चाहे वो एफ कॉस थीटा हो या फिर एफ इंटू एस कॉस थीटा हो, अल्टीमेटली आपको याद यही रखना है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, मतलब एंगल भी वहां पर इंक्लूडेड होगा, ठीक है, इतना अब याद रखना है, ठीक है। अब एंगल आप जैसे जैसे चेंज करोगे ना, आपके वैल्यू डब्ल्यू इंटू एफ एस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। कैसे, एक दो चीजें बता देता हूं, फिर आगे आपको मैं समझाऊंगा। क्या याद रखने की जरूरत है आपको, आई होप कि आपको याद भी हो। अगर कॉस थीटा मतलब एंगल, अगर कॉस थीटा मतलब थीटा आपकी वैल्यू 90 डिग्री हो गई, तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 0। अगर कॉस 0 डिग्री हो जाएगा तो कॉस 0 डिग्री वैल्यू होती है बच्चा 1। कॉस अगर 180 डिग्री हो जाए हमारे पास, एंगल 180 डिग्री, तो इसकी वैल्यू होती है -1। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, आपको ये चीजें याद रखनी है, कॉस 90 0, कॉस 0 1, कॉस 180 -1। मतलब यहां पर थीटा की वैल्यू, यहां क्या थीटा ही तो है, ये थीटा की वैल्यू आपको अलग अलग हमने ले लिया है। अगर आपका थीटा, सॉरी, अगर थीटा आपका अलग अलग है, थीटा मतलब एंगल, अगर ये एंगल इन दोनों के बीच में अलग अलग हो जाता है, तो क्या आपके पास एक्सप्रेशन आएगा, वो आपको याद रखना है। ये वैल्यू आप याद रखेंगे, ये आपको याद रखना है कि एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन, वर्क का एक्सप्रेशन क्या है, एफ एस कॉस थीटा ही एक्चुअली है। एफ इंटू एस क्यों आ रहा है वो भी हम समझ लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। स्पेशल केसेस कौन कौन से हैं बेसिकली, उसमें हम समझते हैं एफ इंटू एस क्या आता है। अब मेरी बात समझना आप, बहुत अच्छे से मैं चीजें समझा रहा हूं आपको, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप पॉज करके देखो फिर से, और मुझसे पूछना, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आप चाहो तो आप मुझसे जुड़ के पूछ सकते हो। 3 केसेस बताऊंगा। सबसे फर्स्ट केसेस क्या होगा सर, देख लो अच्छे समझ लेना। फर्स्ट केस, अगर ऐसा हो कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा है और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, तो मुझे बताओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो क्या है, एंगल कितना है, इन दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, एंगल कितना बन रहा है, दैट इज 0। यहां पर थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। एक ही डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है, उसी डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट भी है, तो अगर आप फॉर्मूला देखते हो W इज इक्वल टू, अगर आप वर्क डन का फॉर्मूला देखो तो क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या रखते हैं 0, तो क्या हो जाएगा एफ एस कॉस 0 डिग्री, और हमें पता है एफ
इंटू कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। अभी पता है कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो जाएगा F इंटू एस, ये W का फॉर्मूला। ये एक केस हो गया। ये समझ में आ रहा है? आई होप समझ में आ रहा होगा। ये एक केस है। क्यों? कि cos 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। यहां पर हमने F इंटू एस लिख दिया। यही रिलेशन है जो आपको देखने को मिल रहा है शुरू से कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। अगर मैं इसे इस तरह से लिख दूं, लेट्स सपोज कि मैं इस तरह से लिख दूं सेकंड केस, कि अगर जो फोर्स लगा रहे हो आप और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उन दोनों के बीच अगर फोर्स इस तरफ लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरफ हो, तो इनके बीच एंगल कितना बनेगा? थीटा 90 डिग्री। ये कब होता है? कब होता है ऐसा? एक कुली है अपने सर पर लोड लेकर जा रहा होगा। सपोज देयर इज अ कुली एंड हु इज हैविंग लोड ऑन हिज हेड, ओके, और वो लेकर जा रहा है। तो बताओ कि इस पे फोर्स कहां लग रहा है? कौन सा फोर्स की बात कर रहा हूं मैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। वो तो नीचे लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा होगा, बट डिस्प्लेसमेंट तो आगे हो रहा है ना। डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है ना, कुली आगे बढ़ रहा है, बट फोर्स तो नीचे लग रहा है ग्रेविटेशनल। सो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर जो एंगल बन रहा है दैट इज 90 डिग्री, 90 डिग्री, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स के बीच में। तो यहां पर आप क्या लिखोगे सेकंड केस? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब आपके पास जो एक्सप्रेशन बन रहा होगा डब्ल्यू का, दैट इज एफ कॉस थीटा इंटू एस, या फिर एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, और फिर एफ इंटू एस कॉस 90। अब कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, 0। तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ गया? एफ इंटू एस, टोटल 0 हो गया। वर्क डन कितना हो गया? 0। बस यही बात तो याद रखना है कि वर्क डन 0 हो गया। जी हाँ, अगर एंगल 90 डिग्री हुआ तो वर्क डन 0, नो वर्क डन, 0 वर्क डन हुआ। ठीक है, चलिए थर्ड केस देख लेते हैं। ओके, थर्ड केस देखते हैं क्या है। थर्ड केस में क्या होगा? अगर फोर्स लगा है, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, और उन दोनों के बीच एंगल कितना है? 180 डिग्री। कैसे बन रहा है समझो। एक बॉल को आप उछालते हो, ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। अब यहां पर देखना आप कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच की जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। ठीक है, तो व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री, देन व्हाट हैपेंस? लेट्स सी, W becomes WFS cos theta, and here theta has to be 180 डिग्री, cos 180 डिग्री, और 180 की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है दैट इज -1। तो पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? ये आपके पास थर्ड। ये 3 केसेस हैं जो आपको याद रखने हैं। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से ही आ रहा है। याद क्या रखना है कि जब 90 डिग्री दोनों के बीच हो जाए दैट केस वर्क डन इज सेड टू बी 0। क्लियर है? आई सपोज इट्स क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडीशंस फॉर 0 वर्क डन। ऐसा कब होगा कि वर्क डन 0 हो जाए? ठीक है, एक मिनट। चलिए, तो कंडीशन फॉर 0 वर्क डन मैंने बताया है। अगर आपको ये चीजें पता हो, एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से याद हो अभी, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, है ना, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। आप मुझे बताओ कि ये W कब 0 हो सकता है? व्हेन द वर्क डन इज सेड टू बी 0। 3 parameters are there. Either force is 0, you have not applied any kind of force, even the or the you can say displacement is 0. You are applying force, the object is not displaced. In that case, displacement is 0. Or even the displacement is not 0, force is not 0, cos theta, यानी कि theta angle between force and displacement should be 90 degree, है ना। अभी बताया मैंने, इन तीनों केसेस में अगर ऐसा हो तो वर्क डन 0 होगा। सो वर्क डन इज 0 when, लिख लो, when either force is 0, okay, not applied force, we have not applied force, or no displacement, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ ही नहीं, इट मीन डिस्प्लेसमेंट इज 0, और एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री, एंगल बिटवीन F एंड S इज 90 डिग्री, यानी कि थीटा इज 90 डिग्री।
3 केसेस के अंदर में वर्क डन आपका 0 हो सकता है। 3 केसेस जिसमें वर्क डन 0 होगा, फोर्स 0, नो डिस्प्लेसमेंट, या फिर एंगल बिटवीन द बोथ ऑफ देम आर 90 डिग्री। समझ गए? यहां तक आपको फोर्स का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट और भी है, यहां तक क्लियर है? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। बुक के साथ, अच्छा मैं पढ़ा रहा हूं तो ऐसा नहीं है आपको बुक्स के साथ नहीं बैठना, यू हैव टू कीप योर बुक्स ओपन। अपने बुक्स ओपन रखो और देखो कि मैंने जो पढ़ाया वो कहां पर है। इससे फायदा क्या है कि आपको बुक्स पढ़ने की आदत समझ आएगी और समझ में भी आएगा कि बुक्स में दे क्या रखा है। आप दोबारा जब पढ़ोगे तो कुछ समझ में आएगा। आई रिक्वेस्ट किया, जब आप पढ़ रहे हो तो कोई भी बुक अपने पास रखना, नोटबुक अपने पास रखना, ताकि आपको इजीली चीजें, सिर्फ वीडियोस देखने से आप कुछ नहीं होगा, आप कल होकर भूल जाओगे, 2 दिन बाद आप भूल जाओगे। तो सिर्फ वीडियोस मत देखो, आप बुक्स और एक नोटबुक एटलीस्ट अपने पास रखना, ठीक है? चलो, तो वर्क डन फॉर वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स क्या होता है कि फोर्स लग रहा है बट अलग अलग टाइम में अलग अलग फोर्स लग रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग हो रहा है। अब मेरी बात समझना, लेट्स सपोज कि हियर वी हैव अ ग्राफ जो ये शो कर रहा है कि एक वेरिएबल फोर्स ऐड कर रहा है। आप फोर्स लगा रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो, लेट्स सपोज कि आप ना, सेकंड, आप फोर्स लगा रहे हो बट वो वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या होता है? वेरिएबल डेल्टा एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट है ना? तो वेरिएबल फोर्स का मतलब होता है कि हर पॉइंट पर अलग अलग फोर्स लग रहा है। लेट्स सपोज कि आप फोर्स कैसे लगा रहे हो, आप फोर्स कुछ इस तरह का लगा रहे हो, ठीक है? अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फोर्स। मैं फिर से बता रहा हूं, आपने यहां जो फोर्स लगाया, लेट्स से आपने ऐसे लगाया होगा, फिर थोड़ा सा फोर्स कुछ और लगाया, फिर कुछ और लगाया, मतलब ये जो फोर्स आप लगा रहे हो वेरिएबल है। देखो, यहां से यहां तक इतने फोर्स में इतना डिस्प्लेसमेंट, फिर इतने फोर्स में इतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है आपका फोर्स के साथ वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है। उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप क्या करोगे? यूनिफॉर्मली नहीं जा रहा है, वो वेरी कर रहा है, मान लेते हैं वो वेरी कर रहा है, तो अब क्या करोगे? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कुछ ग्राफ बन रहा है, तो क्या करोगे? आपको करना कुछ नहीं है, जो भी ग्राफ बन रहा है उसके बीच का आप एरिया ले लो। क्या ले लो बच्चा? एरिया। एरिया, अगर आपने मोशन पढ़ा होगा तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ एरिया अंडर वीटी ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट दे रहा होगा, है ना? उसी तरह से जो एफ और एक्स के बीच का जो ग्राफ बनेगा ना, ये ग्राफ आपको क्या देगा? दैट विल गिव द एरिया, और एरिया फिर आपको क्या देने वाला है? वर्क डन। सो वर्क डन फॉर द वेरिएबल फोर्स क्या होगा? वर्क डन फॉर वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल मींस के यूनिफॉर्म फोर्स नहीं लग रहा हो, वेरिएबल फोर्स, area under fx graph, okay, if area under fx graph, जो आप fx का ग्राफ बन रहा होगा ना, उसका एरिया निकाल दो, दैट विल बी द वर्क डन। बस इतना याद रखना है आपको, ज्यादा इसमें क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बस आपको याद रखना है कि जो वेरिएबल फोर्स होते हैं उनका एरिया जब निकालोगे, जब ग्राफ का ग्राफ बनाओगे, एरिया निकालोगे, यू विल गेट व्हाट? एरिया, और एरिया से फिर आप वही आपका एरिया क्या देगा? वर्क डन देगा। सो वर्क डन फॉर वेरिएबल फोर्स इज द एरिया अंडर द ग्राफ। ये थोड़े हायर क्लासेस में जाके फिर आप 11th में जाओगे तो पूरी चीजें आप पढ़ोगे कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, ठीक है? इसमें एक टर्म होता है इंटीग्रेशन, सारे छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ करके आप इंटीग्रेट करते हो बेसिकली, तो टोटल एरिया आ जाता है। अभी के लिए आप एरिया समझ लो कि एरिया निकालना होता है, दैट्स इट। देखो, वर्क में इतना ही कुछ है, आपको वर्क में इससे ज्यादा कोई सवाल नहीं आने वाला। वर्क डन से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल इससे ज्यादा नहीं आएगा फॉर श्योर। क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आएंगे बट क्वेश्चंस इससे ज्यादा, मतलब कॉन्सेप्ट इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है थ्योरी में। पावर की थ्योरी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि उसके जो यूनिट्स है ना, वो क्वेश्चंस में आ जाते हैं। कैसे समझिए? पावर क्या होता है? पावर आपकी ताकत है ना, मतलब जो वर्क डन कर रहे हो, है ना, कितने टाइम में कितना कर पा रहे हो, मतलब जो मशीन है आपका वो वर्क डन तो कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कुछ वर्क डन कर रहा है, बट जो एनर्जी जो वर्क डन कर रहा है वो कितने टाइम में कितना कर पा रहा है, दैट इज द पावर ऑफ द मशीन और पावर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। क्लियर? सो पावर इज सिंपली द रेट ऑफ डूइंग वर्क। कैसे लिखते हैं इसको? रेट ऑफ डूइंग वर्क। एक बात समझ में आना चाहिए आपको कि जब मैं रेट लिखता हूं, मतलब किसी भी जिसका रेट होगा उसका टाइम से डिवाइड होने वाला है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, द वर्क डन पर यूनिट टाइम। ऐसे बोल सकते हैं द वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसका मतलब कि जो पावर है एक्चुअल में क्या है? वर्क और टाइम से रिलेट होता है इसका, है ना? ये तो क्लियर है। वर्क इज इक्वल टू पावर डिवाइड बाय टाइम, और सिंपली आप बोल सकते हो इट इज वर्क पर यूनिट टाइम। क्या बोल सकते हो इसको? वर्क पर यूनिट टाइम। रटने की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। वर्क कितना किया आपने? वर्क एक यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम, है ना? यूनिट टाइम में कितना वर्क डन किया, दैट इज पावर।
ये समझ में आ गया। पावर में इतना ही आपका डेफिनेशन है और कुछ नहीं है। लेकिन पावर की यूनिट समझ लेते हैं। यूनिट ऑफ पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ पावर, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सर यूनिट ऑफ पावर क्या होगा, इससे यूनिट ऑफ पावर, तो क्या करोगे? आई वॉन्ट यू टू नोट इट डाउन। अगर पावर यहां पर है, वर्क यहां है, टाइम यहां है, तो आप लिख सकते हो वर्क की जगह पे क्या? वर्क की जगह पर आप क्या लिखोगे? जूल। बिल्कुल सही। टाइम की जगह क्या लिखोगे? जूल सेकंड। इसका मतलब जो पावर की यूनिट आ रही है वो क्या आ रही है? जूल पर सेकंड, है ना? वेट, इस जूल पर सेकंड को कुछ और भी कहते हैं क्या? हाँ सर, इस जूल पर सेकंड को एक्चुअली में हम कहते हैं वॉट। क्या कहते हैं? वॉट। जी हाँ, जूल पर सेकंड को वॉट कहते हैं। वॉट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। वॉट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। अब एक यहां पर ना मजेदार चीज दिखाता हूं आपको, समझो। अगर आपको याद हो, हमने कुछ किया था क्या जब हमने वर्क डन का फॉर्मूला एसआई यूनिट निकाला था? तो हाँ सर, क्या किया था समझ रहे हैं? यहां पर हमारे पास क्या है? हमारे पास है 1 जूल पर सेकंड, यानी कि जूल 1 जूल डिवाइड बाय 1 सेकंड। ये चीज है ना। इस 1 जूल को अगर सीजीएस में मैं लिखता हूं तो क्या होगा पता है? 1 जूल बराबर होता है 10 टू द पावर 7 ERG डिवाइड बाय 1 सेकंड, है ना? अच्छा, तो मतलब इसका ये हो गया कि 1 जूल पर सेकंड को मैं लिख सकता हूं 10 टू द पावर 7 ERG पर सेकंड। ERG पर सेकंड। पर सेकंड को आपको पता है ना कैसे लिखते हैं? S-1 पे लिख सकते हैं इसे, ठीक है? तो ये फॉर्मूला फिर आपके सामने, ये रिलेशन आपके सामने आता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट मींस, और इसे ही 1 वॉट कहेंगे, और इसे ही हम 1 वॉट भी कहते हैं। इसे ही हम 1 वॉट कहते हैं। तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड, और इससे ही हम 10 टू द पावर 7 ERG पर सेकंड भी कहेंगे। क्योंकि जूल की वैल्यू होती है 10 टू द पावर 7 ERG, हमने बता रखा था इस सीजीएस सिस्टम में। अब इस जूल पर सेकंड को तो ऐसा यूनिट तो हमारे पास पावर हो गया। ऐसा यूनिट इज पावर, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। ये है सीजीएस यूनिट 10 टू द पावर 7 ERG पर सेकंड। आई होप आई एम क्लियर। यहां तक समझ में आ रहा है? ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, एक बार आप देख लेना इसे, कि 10 टू द पावर 7 ERG पर सेकंड ही कहते हैं 1 वॉट को, या फिर 1 जूल पर सेकंड को। क्लियर है? बुक में दे रखा है, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, इससे रिलेशंस पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है। क्लियर है? यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला, यूनिट ऑफ यहां पर पावर, है ना? इसे जूल पर सेकंड को वॉट कहते हैं, और इस जूल पर सेकंड को अगर मैं लिखना चाहूं सीजीएस में, तो 10 टू द पावर 7 जूल के लिए 10 टू द पावर 7 ERG, एंड सेकंड ही रहेगा, आप उसे ऊपर ले जाओगे 10 टू द पावर 7 ERG पर सेकंड। क्लियर? अब पावर और स्पीड या वेलोसिटी के बीच कोई रिलेशन है क्या? हाँ सर, रिलेशन है। क्या रिलेशन है समझना। अगर आपने पावर का फॉर्मूला देखा हो, तो पावर का फॉर्मूला होता है, लेट मी राइट इट डाउन, ठीक। देखिए, पावर का फॉर्मूला हमने लिखा है वर्क डिवाइड बाय टाइम, है ना? ठीक है। लेकिन वर्क को क्या मैं लिख सकता हूं, इस वर्क को कुछ और भी लिख सकता हूं क्या? हाँ सर, लिख सकते हैं। क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। इसका मतलब ये कि पावर बराबर जो W/T था, मैं उसे लिख सकता हूं F इंटू एस डिवाइड बाय टी। लेकिन ये वाला पार्ट जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है? S/T, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये होता है स्पीड या फिर वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी। इसे आप लिख सकते हो क्या F इंटू वी के टर्म में? हाँ सर, लिख सकते हैं। लिख सकते हो क्या? हाँ सर, लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो? F इंटू इनकी जगह पे आप लिख दो V। तो ये पावर का रिलेशन कुछ और भी निकल कर आ गया, F इंटू वी। यही रिलेशन है पावर और स्पीड के अंदर, है ना? ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है। फिर से बताओ ना, ये रिलेशन पावर बराबर फोर्स इंटू स्पीड और वेलोसिटी कहां से आ रहा है? वर्क डन को आप ब्रेक कर दो, S/T का फॉर्मूला यहां पुट कर दो, दैट विल गिव द रिलेशन। क्लियर? छोटा सा रिलेशन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पे पूछे जाते हैं कई बार रिलेशंस आपसे ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट, डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड पावर? वर्क और पावर के बीच का डिफरेंस क्या है? बहुत सिंपल है, डेफिनेशन आपको पता है। वर्क इज द फोर्स अप्लाइड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, दैट इज वर्क डन, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, हाउ मच वर्क इज डन इन अ यूनिट टाइम, ठीक है, दैट इज पावर। ऐसा यूनिट दोनों की अलग अलग है। वर्क की आपको जूल होगी, पावर की वॉट होती है।
वर्क डन टाइम पर डिपेंड नहीं करता, कितना वर्क कर रहे हो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे डिपेंड कर रहा है, आपको वर्क डन फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, बट नॉट ऑन टाइम. हाउ द पावर डिपेंड्स ऑन टाइम. पावर एक्सपेंस डिपेंड्स ऑन टाइम, हाउ मच वर्क इज डन ऑन अ यूनिट टाइम. ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई. कुछ क्वेश्चंस कर लें. अगर इतनी बातें आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो एक बार क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी के बेस पर. चलिए, ये पीवाईक्यू है आपका जो 2021 में पूछा गया है. इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए. ओके, जस्ट वेट अ सेकंड. हाँ बताइए. अभी हमने बताया है 1 जूल को मैं लिख सकता हूं 10 to the power 7 ERG. 10 to the power 7 ERG कैसे लिख सकता हूं? मैंने बताया था 1 जूल को अगर आप लिखोगे तो ये होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, न्यूटन मीटर, है ना. और 1 जूल का सीजीएस सिस्टम में 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 9 इंटू 10 to the power 2 सेंटीमीटर, है ना. एंड कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड 10 to the power 7 डाइन सेंटीमीटर. और इसी डाइन सेंटीमीटर को हम ERG भी कहते हैं. 10 to the power 7 ERG. तो ये आपका रिलेशन आता है. दैट इज द आंसर. क्लियर है? कर पा रहे हैं? बहुत सिंपल सा था. ये क्वेश्चन है पीवाईक्यू 2021 में पूछा गया है. A coolie carrying a load on his head and moving on a horizontal frictionless platform, does it work? Explain. अभी मैंने आपको शुरू में बताया है कि अगर कुली प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, सो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी देयर इज नो वर्क डन. नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वहां पर कोई भी फ्रिक्शन लग सरफेस है तो कोई फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, मान के चलते हैं. फ्रिक्शन की बात नहीं करेंगे, वहां पे एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. सो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स द थीटा विल बी जीरो. सॉरी, थीटा इज 90 डिग्री. In that case, work done will be 0. So no work is done. No work done. Why? Because the force of displacement, gravitational force is downward, while the displacement is, can say, in the forward direction. The angle is 90 degree. That's why you need to write it down and explain it using diagram or the formula. You can explain it clearly. इस तरह से आपको बताना है कि no work is done because angle between the force and displacement is 90 degree or they are perpendicular to each other. Clear? बहुत सिंपल है. क्लियर? समझ गए? आगे बढ़े. A force is applied on a body of mass 20 kg moving with a velocity of 40 मीटर पर सेकंड. अब क्वेश्चंस को समझना, एक दो बार पढ़ के क्या क्या गिवन है वो लिख लेना पहले. तो चलो मैं आपके लिए लिखता हूं गिवन क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए, लेट्स सी व्हाट आर द गिवन डेटा वी हैव. तो यहां पर गिवन क्या है? एक फोर्स जो अप्लाई कर रहा है बॉडी पर, इट्स मास इज गिवन दैट इज 20 kg. बहुत बढ़िया सर. मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड. ठीक है, अभी इसके पास वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड था, बट आफ्टर सर्टेन टाइम 2 सेकंड्स इट्स वेलोसिटी इंक्रीज टू, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगी क्या? इनिशियल वेलोसिटी याद हो तो क्लास 9th. फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड नहीं होगा क्या सर? होगा सर. एंड व्हाट इज द टाइम टिल इट रीचेस देयर? 2 सेकंड्स. कैलकुलेट द वर्क डन. वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन. हमें वर्क डन निकालना है. अब सोचो कैसे निकालोगे. अच्छा, अगर आपको यूवीटी देखकर कुछ समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है. अगर आपको यूवीटी देखकर कुछ समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज हमें वर्क डन निकालने का जो फॉर्मूला है हमारे, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है. एंगल वगैरह की बात ही नहीं कर रही है. फोर्स का फॉर्मूला एक होता है बच्चा, मास इनटू एक्सेलरेशन. मास इनटू एक्सेलरेशन. तो मास और एक्सेलरेशन तो यहां से आ जाएगा, बिकॉज ये डेटा आपको एक्सेलरेशन दे देगा. कैसे? v माइनस यू बाई टी से एक्सेलरेशन. और ये डिस्प्लेसमेंट का क्या करें? क्या डिस्प्लेसमेंट कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है सर. तो अब क्या करना है? अब और कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. कैसे? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला एक और भी है जो आपने मोशन के इक्वेशन में पढ़ा है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट? अगर आपको याद हो तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यहां से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a. याद है? याद है? नहीं याद है? अगर याद हो तो आपने ये पढ़ा था वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. अब यहां से निकालो तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a. यही चीज तो है. तो डिस्प्लेसमेंट वी यू 2a तो है ही आपके पास, और यहां पर क्या डाल दो आप? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a. यू विल गेट वर्क डन. ये रिलेशन आपको यूज करना है, आपको वर्क डन मिल जाएगा. क्लियर? समझ गए? करके बता दूं? चलिए कर देता हूं. मास कितना है? 20 kg. एक्सेलरेशन कितना है वो आपको निकालना होगा. कैसे निकालोगे? निकालोगे v माइनस यू बाई टी से.
चलो यहां से मैं निकाल के बताता हूं कितना आ रहा है, v माइनस यू बाई टी। v कितना है आपके पास 50 माइनस 40 डिवाइड बाई 2 दैट इज 10 बाई 2, 2 5 10, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर दैट इज 50 स्क्वायर, u स्क्वायर इज 40 स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू 5, है ना। अब सॉल्व कर लेना आप इतने तो आप तो समझदार हो कि आप सॉल्व कर लोगे इसे, ठीक है। अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है कुछ तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज आप मुझे टेलीग्राम पे वहां पर बताना, मैं बता दूंगा क्या आंसर आ रहा है। बहुत सिंपल सा है, एक एक्सेलरेशन तो हो गया। अगर कुछ कैलकुलेशन देख लेना एक बार, कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह ना हो। 5 v माइनस यू बाई टी एंड एक्सेलरेशन आपके पास है मास इंटू एक्सेलरेशन, और सारी यूनिट बिल्कुल सेम है, कोई यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। v 50 स्क्वायर, 20 40 स्क्वायर एंड 2 इंटू 5, 5 इज द एक्सेलरेशन व्हिच यू हैव कैलकुलेटेड हियर। क्लियर, समझ गए, और आपके पास वर्क डन आ जाएगा। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो इस वीडियो में, इस पार्ट में इतना ही। अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो एनर्जी की शुरुआत करेंगे, वहां से एनर्जी पूरा पढ़ेंगे हम। एनर्जी, देन पावर तो पढ़ लिया हमने, पावर और वर्क डन पढ़ लिया है। एनर्जी के बारे में जितना भी एनर्जी का कॉन्सेप्ट है सब समझ लेंगे, और क्वेश्चन आंसर जो पीवाईक्यू हो वो करेंगे। और हाँ, आपके अगर कोई डाउट हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया, कुछ आपको और भी चाहिए, आपके कुछ डिमांड हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। सीबीएसई, आईसीएसई सबके लिए वीडियोस यहाँ पर आती रहेंगी। मिलेंगे अगली वीडियो, टिल देन गुड बाय, एंजॉय योर टाइम, थैंक यू एवरीवन, बाय।